हेलो बच्चों, कैसे हो? अरे भाई, एग्जाम तो मेरे ख्याल से सबके बोर्ड्स के ओवर हो गए हैं, वापस कंपटीशन में उतर पड़े हैं और साथ में 11th वाले 12th में आ गए हैं और बेचारे सबसे पहला एरिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उनके सामने पेश हो रहा है। तो बच्चों की डिमांड वही है कि भाई बच्चों को मना थोड़ी कर सकते हैं। बच्चों की डिमांड क्या हो रही कि सर आप थर्मो तो करवा ही रहे हो, अभी भी हमें वीडियो आपकी देखनी बाकी है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज़ इतने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझ में वहाँ जहाँ वो स्टडी कर रहे हैं वो कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा है, तो बीच में प्लीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर दीजिए। हम साइड बाय साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और बीच बीच में आपका थर्मो भी हम करते रहेंगे। तो बच्चों की डिमांड तो हम करनी पड़ेगी ना भाई, पूरी है नहीं है। चलो खैर, तो अभी सबसे पहले वापस आ जाते हैं। थोड़ा सा थर्मो हम कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे सर, थोड़ा सा उसको पॉज देता हूँ मैं, ऐसा नहीं बहुत लंबे समय के लिए पॉज दूंगा। पता है भाई, पता है, आई नीड टू कंप्लीट आयनिक ऑल्सो, आई नीड टू थर्मो ऑल्सो, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी पेंडिंग पे अभी, राइट। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है, तो तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, इजी तरीके से हम सीखेंगे इस लेक्चर से, या जितने मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तुम्हारे पार्ट बनाऊंगा उसमें तुम्हारा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा बोर्ड्स का, तुम्हारा नीट का, तुम्हारा जेई मेंस का और इवन तुम्हारा जेई एडवांस का आराम से संतुष्टि हो जाए। तसल्ली से सुनना, सीखना और समझना, ठीक है? गॉट इट? आइए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बात करते हैं यार, तो पहली चीज जो दिमाग में आती है, हम जो स्टडी करेंगे अबाउट द करंट एंड द वोल्टेज, है ना। ये दो शब्द आता है, तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहली जो बात आएगी तुम्हें वो क्या आएगी कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेन क्या है? करंट और वोल्टेज, राइट। तो सबसे पहला जो वर्ड आता है जो हमें सीखने को पता चलता है, करंट। और हाँ, डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो डेफिनेटली पूरे चैप्टर में हम जो डील करेंगे द चार्ज विच इज स्टैटिक, फिक्स्ड स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है, ठीक है। तो पूरी स्टडी में इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये सब हम देखेंगे पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब उसमें जो वर्ड आता है सबसे पहले गुरुजी करंट आता है, ठीक है। अब करंट क्या होता है? सर हर जगह करंट जा रहा है, इधर से भी करंट जा रहा है, उधर से भी करंट जा रहा है। करंट, सर करंट सुनते हैं ना, करंट चला गया, सर करंट चला गया, इधर उधर हो गया, कुछ नहीं है करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लास नोट्स बनाते हैं ना प्लीज साइड बाय साइड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि कितना चार्ज कितने समय में। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया हुआ है, रेट का मतलब हमेशा ध्यान रखना पूरी फिजिक्स में, रेट का मतलब जब कभी भी आए देन वी आर टॉकिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो रेट का मतलब हमेशा क्या होता है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बात सही है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? क्यू होता है। ध्यान रखना बात, छोटी छोटी चीजें हैं। और हाँ, चार्ज की बात छिड़ी है तो उसकी जो यूनिट होती है जो जनरली हम यूज करते हैं, क्या होती है सर? यूनिट कूलम्स होती है। क्या होती है? कूलम्स होती है। एंड आपको जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको तब भी नजर आएगा, चार्ज की जो बिगेस्ट यूनिट होती है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, चार्ज की जो बिगेस्ट यूनिट होती है या लार्जेस्ट यूनिट जो होती है, बिगेस्ट यूनिट और लार्जेस्ट यूनिट, वो होती है फैराडे। क्या होती है? ध्यान रखना, फैराडे। और एक फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स होते हैं, ठीक है भाई साहब। तो एक फैराडे में 96500 कूलम्स होते हैं, क्लियर। और चार्ज की जो क्या यूनिट होती है हमारी? कूलम्स होती है। और चार्ज की जो बिगेस्ट यूनिट होती है फैराडे। फैराडे का मतलब यही बता भी देता हूं, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फैराडे का मीनिंग जान लो, क्या होता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। उसको जब आप सॉल्व करोगे इट्स कम आउट टू बी 96500 कूलम्स। तो चार्ज की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है ना क्लास, वो क्या होती है? फैराडे होती है, ठीक है। तो रेट का मतलब हमेशा ध्यान रखना विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वापस आ रहा हूँ, करंट, और करंट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है सर? आई होता है, राइट। करंट का क्या सिंबल होता है? आई होता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सबको पता है, आप यूज कर रहे हो, 10th से भी पास आउट होके आए हो, एम्पेयर।
क्या होती है, एम्पेयर। ठीक है, करंट की क्या यूनिट होती है, एम्पेयर। और ध्यान रखना एक और चीज, करंट की जब यूनिट होती है आपकी क्या होती है, एम्पेयर होती है, और इट इज अ वेक्टर एज वेल एज स्केलर, वेक्टर एज वेल एज स्केलर, इसलिए इसको एक नया नाम दिया गया है टेंसर। कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं कहीं से वेक्टर लिखा हुआ है, कहीं कहीं स्केलर है, लेकिन एक्चुअल में एक करंट है वो एक टेंसर क्वांटिटी होती है विच कैन एक्ट एज अ बोथ वेक्टर एज वेल एज स्केलर। क्योंकि करंट की डायरेक्शन है तो वेक्टर करंट एक स्केलर क्वांटिटी देता है, Q बाई टी, दोनों ही हमारे स्केलर होते हैं, तो दैट्स वाई इट बिकम अ स्केलर। तो बोथ होता है, ध्यान रखना क्लास, एक टेंसर क्वांटिटी होती है। क्लियर, ओके। और यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। तो फाइनली करंट का जो फॉर्मूला बन जाता है क्या हो जाता है, Q बाई टी, या फिर असलियत शब्द में dQ बाई dt, यानी कि कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है उसको आप क्या बोलते हो, करंट। ठीक है, कितना चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, कितनी देर में फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, करंट। सिंपल सा फॉर्मूला dQ अपॉन dt। ठीक है, नाउ अगला शब्द जो हमारी दुनिया में आएगा वो है वोल्टेज। ठीक है, इन सब शब्दों का हमें ताल्लुकात मिलेगा। अब मैं वापस आऊंगा चार्ज के ऊपर। चार्ज में बहुत कुछ है। नाउ चार्ज के अंदर भी बहुत कुछ है, रुक जाओ पहले वोल्टेज बताने दो। अब वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज नाम तो सुना ही होगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी में भी मिलेंगे शब्द आपको। तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब सर एक चीज समझ नहीं आई, आपने एक वर्ड बोला इसमें, डिफरेंस का मतलब तो हमें समझ में आता है, लेकिन क्या पोटेंशियल क्या चीज है सर, क्या है ये पोटेंशियल। सुनिए, 9th स्टैंडर्ड से ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit positive charge from infinity to a point is known as its potential। ध्यान से सुनना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, the amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to a point is known as its potential। अरे भाई, मैं एक चार्ज को इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, मान लो अनन्या ने मुझे ऑर्डर किया कि भाई सर जरा प्लीज चार्ज को लेके आओ। ओके सर, चार्ज को लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां से मैं इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आ रहा हूं, लेके आ रहा हूं सर, मैंने काम किया है, आई हैव डन सम वर्क, राइट, आई हैव डन सम वर्क। तो द वर्क यानी जितना आप काम कर रहे हो एक चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में, उसको आप क्या बोलते हो, पोटेंशियल, राइट। यानी कि इन्फिनिटी से सर एक चार्ज को लेके आ रहा हूं, एंड दिस पॉइंट मान लो ए है, तो पहला चार्ज लेके आ रहा हूं Q1, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनेगा भाई साहब, VA। ठीक है, नाउ अब राहुल को भी मजा आया कि भाई सर जी दोबारा एक और चार्ज लेके आओ ना। ओके, लेके आते हैं भाई, ऑर्डर किया है बच्चों ने, मानना तो पड़ेगा। अब सुनो, अब मैं दूसरा चार्ज को लेके आ रहा हूँ, आई एम ब्रिंगिंग द सेकंड चार्ज, ठीक है। ओके, अब सेकंड चार्ज को जब मैं लेके आ रहा हूँ, सर मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा या कम काम या इक्वल, अरे बताइए। देखो सर, ला रहा हूँ, लेकिन इस बार सर मुझे रिपल्सिव मिल रहा है। क्या मिल रहा है मुझे, रिपल्सिव फोर्स मिल रहा है सर। यहाँ पे क्यों सर, ऑलरेडी एक चार्ज रखा हुआ है, आई एम गेटिंग रिपल्सिव फोर्स, तो मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, आई नीड टू डू एक्स्ट्रा काम। So definitely I require more work to be done, right? I require more work to be done in bringing the second charge from infinity to a point. That's why it will be at higher potential, right? So I am bringing the second charge from infinity. तो ये हो गया बाबूजी समझने के लिए कि हाँ भाई, अब इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा, VB, और मैं कौन सा चार्ज को ला रहा हूँ, Q2, सही है। तो आई एम ब्रिंगिंग द सेकंड चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है सर। तो पोटेंशियल की सर डेफिनेशन भी मुझे समझ में आ गई, वर्क डन अपॉन Q। अब बात आ रहा है डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा डेफिनेटली, VB मस्ट बी ग्रेटर देन VA, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VB माइनस VA।
तो तुम्हें मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल क्या चीज़ है। लेकिन ध्यान रखना क्लास, एग्जाम में जब हम नोटबुक में लिखते हैं, 10th की उसमें भी है ये क्लास में और 12th में भी है, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कभी भी ऐसे आप ये समझने के लिए है, लेकिन जो किताबों में लिखना पड़ेगा वो थोड़ा सा चेंज है, डेफिनेशन बताता हूँ। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in moving unit positive charge from one point to another point, from one point to another point, तो the समझ लो, the amount of work done in moving unit positive charge from one point to another point is known as potential difference। डायरेक्टली मतलब यहां से यहां तक अगर मैं कोई चार्ज को मूव ऑन करता हूं तो कितना मुझे काम करना पड़ेगा। उन्होंने इन्फिनिटी को क्योंकि माना है, रेफरेंस जो पॉइंट है उनका पोटेंशियल जीरो माना है, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो ही माना जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना आ गया, वर्क डन अपॉन क्यू। तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल की डेफिनेशन तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एज वेल, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल एवरीवेयर। ठीक है, पूरा हर जगह हर गली मोहल्ले में यूज होगा तुम्हारा। तो तुम्हें वोल्टेज भी समझ में आ गई सर, तुम्हें चार्ज भी समझ में आ गया, करंट भी समझ में आ गया और चार्ज की यूनिट भी समझ में आ गई। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज़ और बता दूं, चार्ज की सीजीएस यूनिट भी होती है। ठीक है, चार्ज की सीजीएस यूनिट भी होती है, ध्यान रखना, बात नई चीज़ है शायद तुम्हारे लिए। चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है स्टैट कूलम्स। क्या होती है, स्टैट कूलम्स। क्या होती है, स्टैट कूलम्स। चार्ज एसआई सॉरी सीजीएस यूनिट, एसआई तो सबको पता है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्स या नहीं, कूलम्स। तुम्हें मेरे ख्याल से पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा के लिए आएगा, भूलोगे नहीं। तो ध्यान रखना, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, चार्ज एसआई यूनिट जो होती है वो होती है कूलम्स, और चार्ज सीजीएस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है सर, बहुत सारे नाम है अलग अलग इसके। आपका स्टैट कूलम्स जो सबसे ज़्यादा फेमस है, स्टैट कूलम्स। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम भी है फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। ओके, ये भी इसका नाम है। और आपको बता दूं कि ईएमयू भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ईएमयू भी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, ये भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और ध्यान रखना, EMU इज इक्वल टू कितना आता है, EMU इज इक्वल टू 10 कूलम्स के बराबर होता है। एक और यूनिट होती है क्लास, स्टैट कूलम्स आपने बताई दी सर। और हाँ, वन मोर थिंग, जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन पे आप चार्ज बोलते हो ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उसी तरह स्टैट कूलम्स में या फिर ESU भी बोलते हैं उसको, 4.8 × 10⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये तुम्हारा याद होगा केमिकल बॉन्डिंग में जब हम पढ़ते हैं डाइपोल मूवमेंट, तो ये तब बहुत यूज होता है, 4.8 × 10⁻10 ESU। ठीक है, तो ये दोनों मतलब इक्वल है, दे आर बोथ आर इक्वल, दे बोथ आर इक्वल। चाहे आप ये बोलो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, चाहे आप ये बोलो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, बात ध्यान रखना। और एक EMU भी हम उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, दैट इज इक्वल टू 10 कूलम, दैट इज इक्वल टू 10 कूलम। ठीक है, तो ध्यान रखना क्लास ये चीज। ठीक है, ओके। अब बात आती है, घूम फिर के मैं वापस आ जाता हूँ। सबसे पहले है कि कुछ कुछ चार्ज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज। ठीक है, आइए, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज, इजी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। चार्ज की प्रॉपर्टीज, सबसे पहले है चार्ज प्रॉपर्टीज, हेडिंग डाल लो, चार्ज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बोलो, एक तो है नहीं भाई। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल। ठीक है, मतलब चार्ज सर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज हमेशा ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, अगर आप बॉडी को टच कर दोगे, और भी हम देखेंगे कि हाउ टू ट्रांसफर द चार्ज। ठीक है, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है आपकी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड,
चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब आप कहोगे सर इस क्वांटाइज का मतलब क्या है? ठीक है, क्वांटाइज का मतलब क्या है? चार्ज क्वांटाइज का मीनिंग क्लास होता है कि क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिस्क्रीट। याद करिए जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कर रहे थे तो क्वांटाइजेशन था, यानी कि क्वांटाइज मतलब डिस्क्रीट लेवल्स, अलग अलग। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू अलग अलग होती है ना। तो अब चार्ज इज क्वांटाइज करने का मतलब है कि जो टोटल चार्ज है, अगर एक बॉडी है, राइट, एक कोई सी भी बॉडी है, तो क्वांटाइज का मतलब है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो Q शुड बी इक्वल टू Ne, दैट शुड बी फॉलोड, मतलब इट शुड बी एन इंटीजर, राइट, इट शुड बी एन इंटीजर, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो इट शुड बी एन इंटीजर होना चाहिए, Q इज इक्वल टू Ne, Q इज इक्वल टू Ne, दैट शुड बी फॉलोड, मतलब चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अच्छा, तीसरा, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ मास। चार्ज is always associated with mass। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना मास के बॉडी हो चार्ज हो, यानी कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है तो उसका मास भी होता है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ चार्ज होगा और मास उसका नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, राइट, चार्ज इज कंजर्व्ड। अगर आप इधर से उधर ट्रांसफर कर भी दोगे एक जगह से, तो ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है? चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, मतलब आपका जो टोटल चार्ज है इट शुड रिमेन द सेम। आपने एक बॉडी से उधर बॉडी में किया ट्रांसफर, मान लो 1 कूलम उधर से हो गया, तो ओवरऑल जो नेट चार्ज है इट शुड रिमेन द सेम। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर। अगर पहले ओवरऑल दोनों बॉडी पे चार्ज 2 कूलम्स था, तो बाद में भी आफ्टर द ट्रांसफर अगर वो दूसरी बॉडी पे 0 है तो उसने 1 कूलम उसको ट्रांसफर कर दिया, तो 1 + 1 2, पहले भी कितना था 2 + 0 2, तो टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। क्लियर? नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन भी करते हैं क्लास, इसके ऊपर लिखो जरा। और हाँ क्लास, एक और चीज है, चार्ज इज इनवेरिएंट, एक प्रॉपर्टी और है, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब टाइम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है उसके साथ वो चेंज नहीं होता। ये नहीं कि आपकी स्पीड चेंज हो रही है, जैसे आपको पता है मास चेंज हो जाता है, राइट। मास इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ना। रेस्ट मास m0 इज अ रेस्ट मास 1 - v²/c², राइट। m इज अ वेरिएबल मास, तो वो चेंज होता रहता है। m0 इज अ रेस्ट मास, स्पीड के साथ वेरी करता है। लेकिन चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज ऐसा नहीं है कि वो चेंज होता रहे। ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज अ फिक्स्ड वैल्यू, चार्ज इज ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, चलो क्या है, क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। देखो, 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स A and B, okay, having a charge Q and -3Q respectively, when they are brought in a contact with each other and then separated, है ना, what are the new charges on them? तो क्या होगा सर, नए नए चार्जेस क्या बनेंगे? बड़ा इजी है, पहले चार्ज कितना था? Q था, और बाद में चार्ज कितना होगा क्लास में? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। पहले चार्ज कितना था? Q और -3Q। अब जब दोनों को हमने जोड़ा, मतलब कहते हैं ना, दे हैव ब्रॉट इन अ कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड देन सेपरेटेड, कॉन्टैक्ट में लाए एक दूसरे के साथ, तो बैलेंस हो जाएगा। तो एवरेज चार्ज कितना आएगा? तो Q - 3Q/2, यानी कि कितना आ जाएगा क्लास? -Q एवरेज चार्ज, तो Q है इसके ऊपर -3Q है, राइट। तो कितना आ जाएगा? Q - 3Q कितना हो गया? -2Q, -2 से आपका 2 कट गया, यानी कि -Q। यानी कि जो आपका चार्ज आएगा वो कितना आएगा सर? -Q, क्योंकि फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर, फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर वो कितना रहेगा सर? कितना ही रहेगा? -Q। तो आप देखो, अभी भी चार्ज ट्रांसफर वाली जो प्रॉपर्टी कंजर्वेशन वाली अभी भी वैलिड है। चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी -Q, तो टोटल कितना हो गया? -2Q। यहाँ पे भी कितना था बिफोर द, जब हम बॉडी को साथ में नहीं लाए थे तब कितना था? -2Q, तो इट्स रिमेन द सेम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं। आई एम ट्राइंग टू कि कोई भी चीज़ तुम्हारी मिक्स ना हो। मैथड टू द चार्ज टू बॉडी, मतलब किस मेथड से एक बॉडीज को चार्ज किया जा सकता है। देयर आर 3 मेथड क्लास। सबसे पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है बाय कांटेक्ट, और तीसरा है बाय इंडक्शन, जो सबसे ज़्यादा हमारे क्वेश्चन आप देखते भी हो। ठीक है, कैसे आप बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हो।
अब किन मेथड से आप चार्ज कर सकते हो बॉडीज़ को? सबसे पहला है आपकी पहली बॉडी कौन सी है सर जी? फर्स्ट है मेथड टू चार्ज आ बॉडी। लिख लीजिए, मेथड टू चार्ज आ बॉडी। पहला फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है सर फ्रिक्शन के बाद? सेकंड क्या है? अरे बताओ भाई, अभी बताया, बाय कांटेक्ट। और थर्ड है बाय इंडक्शन। ये 3 मेथड होते हैं, ठीक है। ये आपके 3 मेथड होते हैं। तो सबसे पहले आता है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन में क्या होता है, जब दो बॉडी को आप रब करोगे इधर से उधर, तो डेफिनेटली द चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड। होगा नहीं होगा? डेफिनेटली द चार्ज आपका ट्रांसफर कब होगा? जब आप दो बॉडी को इधर से उधर रब करोगे। जैसे याद है पहले जमाने में हम अपना स्टार्टिंग थी स्टोन एज, उसमें हम क्या करते थे, हीट ऐसे से रब करते थे और फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज उसमें डेवलप होता था। पहला सा तरीका वो है। बाई कॉन्टैक्ट, अब मान लो एक चार्ज बॉडी है ना, और दूसरी बॉडी जो कि अनचार्ज है उसको मैं लेके आया, तो डेफिनेटली जो अपना चार्ज है वो उसको चला जाएगा सेम, यानी अपना माइनस नहीं होगा, वही वाला चार्ज जाएगा सेम। तो दूसरा क्या है ट्रांसफर होने का? बाई कॉन्टैक्ट, है ना। अब बाय इंडक्शन में टेक्निक क्या होती है? अगर एक बॉडी है, मैं चार्ज हूँ, मान लो ये पॉजिटिव है, राइट, ये मेरी पूरी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखता हूँ। इस बार कॉन्टैक्ट पे नहीं लाया मैं, ठीक है, इस बार मैं कॉन्टैक्ट में नहीं लाया, थोड़ा सा अलग रखा। नाउ ड्यू टू द इंडक्शन होता क्या है, इसका जो नियर एंड है तो इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसका जो फादर एंड है इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखना अभी भी ओवरऑल नेट चार्ज क्या रहेगा? इसके ऊपर 0 रहेगा, क्योंकि ओवरऑल है तो नेट चार्ज 0 ही ना, नेट चार्ज शुड बी 0, क्योंकि ओवरऑल अनचार्ज ही है, राइट। लेकिन जब तक ये इसके कांटेक्ट में है, मतलब कांटेक्ट बोले तो थोड़ा सा इसके जब वो नियर अबाउट है अगर है, तो तब तक वो होगा। और यहाँ पे नेगेटिव क्यों हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि सर पॉजिटिव चार्जेस है तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली विल ट्राई टू अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास आने की कोशिश करेंगे, तो इट विल गो टू दिस साइड, या नहीं। और डेफिनेटली तो उसका जो अपोजिट होगा वो आपका दूर चला जाएगा, रिपल्शन करने के लिए दूर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो उसके इंडक्शन उसके अपोजिटली कितना हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पूरी बॉडी नेगेटिव है, तो सर ड्यू टू द इंडक्शन अब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा भाई साहब, है ना, समझ रहे हैं? तो ये वाला अगर आपकी पूरी नेगेटिव है तो ये वाली पार्ट आपकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। अब ये इंडक्शन से ध्यान रखना, आपका बॉडी कौन सी बॉडी चार्ज हो सकती है? सर कंडक्टर भी हो सकता है, ये जो बॉडीज हैं वो कंडक्टर भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कंडक्टर भी हो सकती हैं और इंसुलेटर भी हो सकते हैं, राइट। और एक वर्ड और आता है लाइफ में, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक भी क्लास ध्यान रखना, वो इंसुलेटर ही होता है, विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी आएगा 2 मिनट बाद। तो आपका ये नेगेटिव जो चार्जेस हैं, ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से ड्यू टू द इंडक्शन फिनोमिना, या कह सकते हो बिकॉज आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, अपोजिट होता है, जैसे कहते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनना तय है, राइट। ऐसे ही फिर आपका वो दूर चले जाएंगे। अब कहने का मतलब ये है कि सर ओवरऑल नेट चार्ज 0 रखना है, तो इसलिए हमने वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया। अब बात आती है कि कौन सी बॉडीज हैं? सर कंडक्टर भी हो सकता है और इंसुलेटर भी हो सकता है, राइट। अब अगर इंसुलेटर है तो दिस फिनोमिना विल अकर बाय द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? अभी पढ़ोगे उसके बारे में तुम, पोलराइजेशन आगे थोड़े समय में ही। पोलराइजेशन, अगर ये बॉडी इंडक्टर होती है तो, अगर इंडक्टर है तो, है ना। अभी मैं आपको डाइलेक्ट्रिक का फिनोमिना बता रहा था ना, वही। और अगर कंडक्टर है फिर तो पता ही है आपको, कंडक्टर अगर है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, इलेक्ट्रॉन जो होगा। बात मानते हो? हाँ भाई, तो समझ में आ गया। क्योंकि आपका जो इंडक्शन फिनोमिना है, इंडक्शन से आपका जो इंडक्टर अगर होता तो पोलराइजेशन जो फिनोमिना है तो उससे तो आपका ये चार्ज होगी बॉडी, अगर वो इंडक्टर है तो। अगर कंडक्टर है तो अगर वो कंडक्टर है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर्स, दैट्स व्हाई दैट चार्ज इज बीइंग डेवलप्ड, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा तुम्हारा। अब आ जाओ आगे, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले चार्जेस के ऊपर, फिर आएंगे कूलम्स लॉ के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ, तो अ पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद अ वूल
एक पॉलिथीन पीस है सर, इट इज रब्ड विद अ वूल, ओके, इट डेवलप अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ रहा है, पॉलिथीन के ऊपर आ रहा है, तो सर डेफिनेटली वूल के ऊपर क्या आएगा, ऑब्वियसली सर वूल के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, वूल के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, नो, तो वूल के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। आइए करते हैं क्वेश्चन। तो वूल के ऊपर अगर हम देखें तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो सर एक पॉलिथीन है तो उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है -3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम्स, राइट। और तो ऑब्वियसली अब वो क्या पूछ रहे हैं सबसे पहले पार्ट में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो सर Q = NE, अभी अभी आपने बताया था, चार्जेस क्वांटाइज्ड, तो Q की वैल्यू कितनी है, -3.2 इंटू 10⁻⁷ N। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो हो गया मेरा काम, नेगेटिव से नेगेटिव कट, तो 3.2 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पॉइंट से पॉइंट गया 2, 19 यानी कि आपका 19 में से 7 गए, कितने हो गए भाई, 12। तो 2 इंटू 10⁻12 मेरे आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए काउंट। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा बोल रहे हैं व्हाट इज द चार्ज ऑन द वूल आफ्टर रबिंग। सर उसके ऊपर नेगेटिव आया तो वूल के ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, तभी तो, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव आया तो उसने ट्रांसफर किया होगा, तो डेफिनेटली उसके ऊपर वूल के ऊपर पॉजिटिव आया होगा, राइट। तो वूल के ऊपर कितना आ गया, +3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम्स। अगला क्या है, कैलकुलेट द ट्रांसफर ऑफ द मास फ्रॉम द वूल टू पॉलिथीन। वूल से पॉलिथीन में कितना मास ट्रांसफर हुआ है, तो सर जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन का मास, सिंपल। कितना टोटल मास जो ट्रांसफर्ड है, कितना टोटल मास ट्रांसफर्ड, ठीक है, कितना हो गया सर टोटल मास ट्रांसफर्ड, यानी कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि n, यानी कि 2 इंटू 10⁻12। और क्लास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होगा तुम्हें मेरे ख्याल से 9.1 इंटू 10⁻⁻31, तो उसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है भाई साहब, 18.2 इंटू 10⁻19, 18.2 इंटू 10⁻19 kg। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो तुम्हारे ये इस तरह के क्वेश्चन सिंपल आते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, बड़ा अच्छा सा है, बोल रहा है, आया ना समझ में, अरे बता दो भाई, आ गया समझ में। तो Q की वैल्यू है, Q = NE था, राइट। यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला, तुम्हें भी ना जोश की आदत पड़ गई है, ओके। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला भाई वूल पे कितना होगा, अरे भाई पॉजिटिव चार्ज होगा नहीं होगा, सिंपल, क्योंकि उसने ट्रांसफर किया है तो उसके ऊपर प्लस में आ जाएगा। और तीसरा उसने बेचारे ने मास पूछा है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, सर इतना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, सर इतने करे, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मास जो ट्रांसफर हुआ। समझ में आया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं सिंपल से, सीईटी में, नीट में भी, गलती से कभी मेंस में भी। ठीक है, आ जाओ। नाउ अगला क्वेश्चन है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप हैविंग 250 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, कितना पॉजिटिव एंड कितना नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप हैविंग 250 ग्राम ऑफ वाटर। ओके बॉस, ठीक है, राइट। तो एक काम करते हैं, बड़ा इजी सवाल है ये भी। तो उन्होंने बोला 250 ग्राम पानी है और आपको क्या निकालना है, कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है। आओ देखते हैं। तो सर 250 ग्राम पानी है, क्वेश्चन 250 ग्राम हमारा पानी है ना। तो 250 ग्राम पानी है तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, पहली चीज सर 250 अपॉन 18, क्योंकि मोलिकुलर मास पानी का कितना होता है सर 18 होता है, 2 + 16 18, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब सर एक नंबर ऑफ मोल्स आ गए, राइट। अच्छा जी, और कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, यानी कितने मॉलिक्यूल्स हम निकाल सकते हैं, एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे इससे आ गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हुए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सर 250 अपॉन 18 इंटू कितना है 6.023 इंटू 10⁻23। सर इससे क्या आ गया, मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अच्छा, जो व्हाटएवर, अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। अब सर मॉलिक्यूल्स आ गए, राइट। अब सुनिए, Q = NE होता है,
टोटल चार्ज आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता ही है मेरे ख्याल से। लेकिन एक और चीज़, अब ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल पानी में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर आपको बता रखा है सर, एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन उसके, यानी कि कितने हो गए? 10। तो 10 ही प्रोटॉन होते हैं और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, जब तक कोई वो लूज वूज नहीं करता। तो 10 आपके क्या है? प्रोटॉन है। कितने? 10 प्रोटॉन है एंड 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सर इतने प्रोटॉन्स हैं और इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने आ गए पानी के। तो सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे? सर जितने ये हैं मॉलिक्यूल्स इंटू 10, जितने ये मॉलिक्यूल्स हैं, जितने ये मॉलिक्यूल्स हैं इंटू 10, ये आपका क्या बन गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए सर, आ गए। अब कुछ भी नहीं बचा, Q इज इक्वल टू एनी, नंबर ऑफ आप आ गए टोटल, तो 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, 24 कर दो, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि एक प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है। अब इसको आप सॉल्व करोगे भाई साहब, तो आएगा 1.34 इंटू 10⁻7, 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। तो इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होगा, इतना ही बोला था उन्होंने, हाउ मच, कितना, राइट। तो आपका इतना ही क्लास Q इज इक्वल टू एनी है, तो इतना ही आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही आपका नेगेटिव चार्ज होगा। ये प्लस में है और ये उतना ही नेगेटिव में है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो चार्ज का फंडा भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, राइट। काफ़ी डिटेल में लेके गया हूँ मैं इसलिए। और वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, क्योंकि अब वो वोल्टेज हमारा ज़िंदगी में बार बार आएगा, हम बार बार उसको यूज़ करेंगे, इसलिए वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगले लेक्चर में, सेकंड वाले लेक्चर में मैं क्या सिखाऊंगा आपको? पहले कूलम्स का फंडा, सारा का सारा कूलम्स लॉ और उसके क्वेश्चंस। ठीक है, कोशिश करेंगे कि उसको वहीं के वहीं ओवर एंड आउट किया जाए पूरे एक लेक्चर में कूलम्स का और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है, क्लियर हो गया? ध्यान से सुनिएगा, एक एक चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।